और कितना भटकोगे आदिल सर, आगे फिर वही डेड एंड है। मेरे कातिल को कभी ढूंढ नहीं पाओगे। इस केस में मैंने जो देखा, वो मंजर, वो वहशीपन, उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। हालांकि मैंने अपने करियर में कई केसेस देखे, लेकिन ये केस लगातार मेरे जहन के साथ खिलवाड़ कर रहा था, क्योंकि हर केस में वहशीपने की कोई ना कोई हद मुकर्रर होती है, लेकिन इस केस में वहशीपने की सारी हदें पार हो गई थी। इसने मुझे हिलाकर रख दिया, अंदर से झकझोर दिया था, और मैं मुजरिम की रची हुई एक ऐसी भूल भुलैया में भटक रहा था जिसने मेरी रातों की नींद तक उड़ा दी थी। तू अपनी हद में रहकर हमेशा वही काम करती है जो तुझे नहीं करना चाहिए। मैं वही करती जो मुझे करना चाहिए अब्बू। खुशियाँ अगर हदों की सरहद से बांध दी जाए ना तो इंसान बेहद ज्यादती कर बैठता है। खुशियाँ तो बांटने से बढ़ती है। मतलब तू ये कहना चाहती है कि दिवाली के पटाखे जलाकर तू उनकी खुशियां बांट रही है? देख, उनके तौर तरीके अपनाकर तू हमारे लोगों की तौहीन कर रही है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब बच्चे दिवाली की छुट्टियों के लिए आई है तो दिवाली तो मनाएगी ना। और आजकल के बच्चे इन भेदभाव को नहीं मानते। उनके लिए ईद, क्रिसमस, दिवाली ये सब उनके त्योहार हैं। हाँ अब्बू, बस हमारे यहाँ जिस तरीके से चीजें होती हैं वैसे ही होंगी, तुझे भी वैसे ही फॉलो करना है। तुम्हारे अब्बू नहीं है यहाँ, फिर भी हिजाब पहना हुआ है, तो तुम तो खिलाफ थी इसके। आपको ऐसा क्यों लगता है आफाक भाईजान? मुझे इस तहजीब से कोई शिकायत नहीं है, पर शायद आप ये सोच रहे हैं मैंने ये उतार दिया तो अब्बू से मेरी चुगली करने का आपको मौका मिल जाएगा। क्यों? गलत सोच रहे हो तुम मेरे बारे में। मुझे तुम्हारी सोच पसंद है। मैं तो खुद कदम से कदम मिला के चलना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। पर मेरे साथ कदम से कदम मिलाना आपके लिए आसान नहीं होगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो आजमा के देख लो। चलिए, अल्लाह हाफिज। अच्छा, सिर्फ किताबों में सर मत खपाना, ये जिंदगी उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। अरे यार, हॉस्टल एकदम खाली खाली लग रहा है। हाँ यार, ज्यादातर लड़कियां आज आई नहीं। अच्छा, और बता, तेरी छुट्टियां कैसी रही? एकदम रॉकिंग। तुम लोग सिगरेट पी रही थी? तो तुझे क्या लगा हम यहाँ पर अगरबत्ती जलाएंगे? वेरी फनी। तुम लोग ना सुधरोगे नहीं। सुधरना तो तुझे आसमा, और तुझे सुधारने के लिए हमने एक प्लान बनाया है। अच्छा, क्या प्लान किया तुम लोग ने?
लगता है किसी लड़की का रेप हुआ है। अरे रेप नहीं, मुझे तो मर्डर लगता है, वरना इतना पुलिस नहीं होता यहाँ पर। जय हिंद सर, बहुत ब्रूटल मर्डर है सर। सब इसके पैर पे छायापुरी भी लिखा है। सर इस रूम में आसमा के अलावा 2 लड़कियां और रहती हैं। एक सुप्रिया जो अभी हॉस्टल में है, और दूसरी लड़की दिवाली वेकेशन से अभी तक आई नहीं है वापस। सर इसी टेबल पर से हमें ये स्विच ऑफ मोबाइल भी मिला है। कस्टडी में लो। सुप्रिया, तुम आसमा की रूममेट, आसमा का बेड, तकिया सब कुछ खून से लथपथ है, और तुम कह रही हो तुम्हें कुछ नहीं पता? सर मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ सर। मैं रात को रूम में नहीं थी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ उनके रूम में थी, और जब हम गए थे तो आसमा अकेली थी रूम में। देख आसमा, तुझे नहीं आना तो कोई बात नहीं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद मत करना। मैं रात को आऊंगी तो तेरी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो तुमने जानबूझ के आसमा को दरवाजा खुला रखने के लिए कहा था? हाँ, लेकिन मैं सच कह रही हूँ सर। मैं अपने फ्रेंड के साथ उनके रूम में थी और उनसे बातें करते करते मैं सो गई, और जब सुबह उठी तो देखा। सर सुप्रिया बिल्कुल सही कह रही है, ये हमारे साथ ही थी पूरा टाइम। लेकिन यहाँ पे इतना सब कुछ हो गया। पहले आसमा पे हमला हुआ, फिर उसकी बॉडी को खींचकर बाथरूम तक ले जाया गया, और तुम लोग कह रहे हो कि तुमने कोई आवाज ही नहीं सुनी। रूम में पंखे की आवाज इतनी तेज थी, हमें सच में नहीं पता चला कि आसमा के साथ इतना सब कुछ हो गया। इतना ब्रूटल मर्डर, लड़की को कमरे से घसीटकर बाथरूम तक ले जाया गया। किसी ने कुछ देखा नहीं, किसी ने कुछ सुना नहीं, जरूर कोई कुछ छुपा रहा है। हो सकता है सर, लेकिन आसमा की लाश को देख के ऐसा लगता है जैसे उसके साथ रेप भी हुआ था। जरूर कोई लड़का इन्वॉल्व है, लेकिन ये गर्ल्स हॉस्टल है सर, और वार्डन का कहना है कि यहाँ पे 24 घंटे तक सिर्फ एक गार्ड ही रहता है, और एक कुक है जो सुबह आता है और रात में चला जाता है। गार्ड को हमने हिरासत में ले लिया है सर। हाँ सर, ये वही कुक है जो सुबह 6 बजे आता है और रात को 10 बजे डिनर के बाद चला जाता है। उसके बाद सोने से पहले मैं खुद पूरा राउंड लगाती हूँ। कल रात 11 सवा 11 बजे मैंने पूरा राउंड लगाया था, लेकिन सर तब सब कुछ ठीक था, और सुबह सुप्रिया की 5 बजे आवाज आई, तब सब पता चला। आसमा का हॉस्टल में किसी से कोई झगड़ा? नहीं सर। कल शाम तक हॉस्टल में कोई भी लड़की नहीं थी सर, तो ये भी हो सकता है कि कोई पहले से ही हॉस्टल में जाके छुप गया हो, और जब कल लड़कियों ने ज्वाइन किया तो ये कांड करके भाग गया। पॉसिबल है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आसमा का पहले रेप हुआ फिर कत्ल हुआ। अब सच क्या है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी। हॉस्टल का कोना कोना स्कैन करो और सबकी हैंडराइटिंग के सैंपल्स लो।
ये इतना ऊंचा है सर कि यहाँ से आना और भागना दोनों ही पॉसिबल नहीं है। देखो, अगर कोई सीढ़ियों से आया तो पक्का मेन गेट से एंट्री मारी होगी, मतलब गार्ड झूठ बोल रहा है। और अगर कोई यहाँ से आया तो फिर ये किसी पेशेवर मुजरिम का काम है। सर यहाँ कहीं सीसीटीवी भी नहीं है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। हॉस्टल के आसपास सबसे पता करो, जहाँ भी सीसीटीवी मिले उसे खंगालो, और हॉस्टल में जितने भी लोगों का आना जाना था एक एक की डिटेल निकालो। भैया हुआ क्या है? मैडम, आपकी बेटी का रेप करके मर्डर कर दिया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये बात सही है तुम्हारा? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं हुआ है। थर्ड फ्लोर पुलिस ने सील किया हुआ है। फिलहाल बाकी के रूम में तुम लोग आपस में एडजस्ट कर लो। मैं ऐसे कैसे विश्वास कर लूं कि मेरी आसमा? आप बैठिए, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे एक बार मेरी बेटी को दिखा दीजिए प्लीज, मुझे एक बार मेरी बेटी को देख लेने दीजिए ना मैडम। मैम आप बैठिए दीजिए। मैम पानी दीजिए। देखिए, आसमा की बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मैं वो सब कुछ नहीं जानती, मुझे बस एक बार मेरी बेटी से मिल लेने दीजिए, एक बार। देखिए, मैं समझ सकता हूँ एक माँ के नाते ये वक्त आपके लिए आसान नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आसमा की बॉडी की जो हालत है वो देखना आपके लिए और भी मुश्किल होगा। आपके कह देने से मैं मान लूं कि मेरी बच्ची, अरे कल ही तो उसे हंसता खेलता देखा था। अम्मी, इतनी मुश्किल से पैक किया था, अपने ऑफिस खोल दिया। अरे ये देख, घर के बने लड्डू हैं, तूने रखना ही भूल गई थी। अब्बू, आप इतने चुप चुप क्यों है? लगता अभी भी मुझसे नाराज है। बेटा, ख्यालात तो तेरी अम्मी से भी नहीं मिलते हमारे, फिर भी निभा लिया ना। तू तो बच्ची है हमारी। वाह फूफा, अस्सलाम वालेकुम फूफी। आज ये आसमा चुप गया या जमीन पे रह के आप भी आसमा छू बैठे? अफाक भाईजान, अफा की तरह जलना तो आपकी फितरत है ना? जब देखो अब्बू और मेरे बीच में आग लगाते रहते हैं। तो कल रात को उसे हॉस्टल ड्रॉप करके आया था, और आज सुबह। देखिए, जिस तरह से आसमा को मारा गया काफी दिल दहलाने वाला है। ये जरूर किसी ऐसे शख्स का काम है जिसकी आसमा से गहरी रंजिश रही होगी। तो क्या आसमा ने कभी आप लोगों से इसके खिलाफ कुछ कहा था? नहीं सर, उसने कभी कुछ ऐसा नहीं बताया। अच्छा सुन लो, आई होप तुम समझ गई हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। यस मैम। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सब संभालूंगी। अच्छा अब तुम जाओ। हमने कई लोगों की हैंडराइटिंग ली है सर, लेकिन किसी की भी लिखावट इस लेटर की लिखावट से मैच नहीं करती। हमने बहुत सारे लोगों के फुटप्रिंट्स भी लिए हैं, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कुछ पता नहीं चल पाया। क्राइम सीन पर यह लेटर मिला और आसमा के बदन पर छायापुरी लिखा हुआ था। छायापुरी नाम का कोई मैगजीन भी है ना? जी हाँ सर, इस मैगजीन के अंदर सेक्स रिलेटेड कंटेंट ही छपता है। मैं कमिंग सर? क्या मैं? सर, आसमा की प्रीलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के मुताबिक आसमा का रेप हुआ था और उसकी मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई थी। आसमा पर हमला हुआ उसके रूम में, फिर उसकी बॉडी को ड्रैग करके बाथरूम तक ले जाया गया। उसकी बॉडी के पास ही लेटर मिलता है जिस पर किसी वहशी ने नफरत का अफसाना लिखा। उसके बदन पर लिखा जाता है छायापुरी।
छायापुरी जो कि ऐसा मैगजीन है जो ज़्यादातर सेक्स रिलेटेड कंटेंट छापता है, तो ज़रूर ये किसी सेक्स मैने का काम है, या फिर किसी ऐसे शख्स का जो आसमा से गहरी नफरत करता है, या फिर किसी सरफरे का। सबकी लिस्टिंग करो और शहर के सभी इंस्टीट्यूट को उठाओ और तोड़ो एक एक को। आसमा रेप और मर्डर केस में जहां हम एक तरफ आसमा की जिंदगी के पन्ने पलट कर देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हमें इस केस में किसी बाहरी एंगल की पॉसिबिलिटी भी नजर आ रही थी। इसलिए हमने शक की बुनियाद पर कई हिस्ट्री शीटर्स को उठाया। सबके डीएनए सैंपल्स, हैंडराइटिंग और फुटप्रिंट्स लिए गए। हमने हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे हम जल्द से जल्द मुजरिम तक पहुंच सकें। हॉस्टल का गार्ड भी हमारा स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट। उससे सच उगलवाने के लिए हमने कई तरीके अपनाए। मैडम मैंने कुछ नहीं किया। अब तू नहीं बचेगा। तेरा डीएनए टेस्ट लेंगे और 2 मिनट में पता चल जाएगा कि आसमा का मर्डर और रेप तूने ही किया। मैडम मैं आपको सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन वार्डन मैडम ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं रमन भाई के बारे में आपको कुछ भी ना बताऊं। रमन कौन है? वार्डन मैडम का छोटा भाई। उनका अक्सर हॉस्टल में आना जाना है और वो कल रात भी आए थे। उनका हॉस्टल में दीप्ति नाम की एक लड़की से अफेयर है। रहता कहाँ है वो? मैं तो सिर्फ दीप्ति से मिलने गया था सर। सर आसमा को तो मैं जानता ही नहीं हूँ। मैं कसम से बोल रहा हूँ, सच मैंने कुछ नहीं किया सर। अगर तुम्हारे भाई रमन ने कुछ नहीं किया तो गार्ड को उसका नाम लेने से मना क्यों किया? मैं डर गई थी मैडम। मैं अपने भाई के हरकतों से परेशान थी, लेकिन मेरा यकीन कीजिए उसने कुछ नहीं किया। आप चाहो तो वो दीप्ति से पूछिए, उसने कुछ नहीं किया। सर मेरा कोई अफेयर नहीं है रमन के साथ। वो मुझे परेशान कर रहा था सर। पहले उसने मुझे प्रपोज किया, मैंने मना किया तो वो मेरे पीछे ही पड़ गया सर। पिछले काफी दिनों से सर वो मुझे हरास कर रहा है। मैं उसका फोन नहीं उठा रही थी तो वो उस रात हॉस्टल में आ गया। रमन मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मेरा पीछा छोड़ दो। ऐसे छोड़ दूं? प्यार करता हूँ ना मैं तुमसे। रमन तुम यहाँ से जाते हो या मैं चिल्लाऊं? मैंने उसको वार्न किया था सर, तो वो वहां से चला गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता सर। सुबह मेरी नींद शोर से ही खुली थी सर। मैंने वार्डन मैम को रमन के बारे में बताया था, मगर वार्डन मैम ने मुझे चुप रहने के लिए कहा। मुझे नहीं पता रमन ने आसमा के साथ कुछ किया या नहीं। तो दीप्ति की तरह तो आसमा के पीछे पड़ा होगा। तुझे लगा दीप्ति नहीं तो आसमा? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं दीप्ति से प्यार करता हूँ। मिलने दीप्ति से गया होगा, लेकिन आसमा ने तुझे देख लिया। वो शोर न मचा दे इसलिए तूने उसे। नहीं सर ऐसा नहीं है सर, मैं तो तभी वहां से चला गया था। नहीं अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे साहब छायापुरी मैगजीन तो हर नुक्कड़ और चौराहे पे बिकती है। अब एक ऐसा रेपिस्ट जो छायापुरी मैगजीन पढ़ता है उसको ढूंढना तो समुद्र में सुई ढूंढने जैसा है। लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा। ठीक है साहब, आप बोलते हो तो कोशिश करके देखता हूँ। हेलो, हाँ बोल। सर गार्ड और रमन दोनों वहीं अटके हैं, लेकिन उनके फुटप्रिंट का साइज क्राइम सीन पे मिले फुटप्रिंट के साइज से मैच करता है। मैंने दोनों के डीएनए सैंपल्स भी ले लिए हैं सर, लेकिन रिपोर्ट आने तक वेट करना पड़ेगा। ये दोनों इतनी आसानी से कुछ नहीं उगलने वाले। क्राइम सीन से हमें जो आसमा का फोन मिला था उसे अच्छे से स्कैन करो, उससे हमें कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। मैगविन सर। हमें सर हमने हॉस्टल के आसपास के सारे सीसीटीवी खंगाले। क्राइम वाले दिन हॉस्टल के पीछे की तरफ एक कार वहां के सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी। सर मैं वहां की फुटेज लाया हूँ। प्ले करो। सर इस गाड़ी का नंबर विजिबल नहीं है। मैंने इस गाड़ी के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन पहले किसी ने भी इस गाड़ी को यहाँ नहीं देखा। सर सस्पिशियस बात यह है, ये गाड़ी रात को 1 बजे यहाँ आई, इस गाड़ी में से कोई उतरा और फिर अर्ली मॉर्निंग वापस आया। जिस डायरेक्शन में ये गाड़ी गई है उस डायरेक्शन के सीसीटीवी खंगालो। हो सकता है वहां के किसी सीसीटीवी में इसका नंबर कैप्चर हुआ। ओके सर। अनुराग इधर आना। यस मैम। ये आसमा के फोन पे आफाक नाम के लड़के के 5 मिस कॉल है। मैम आफाक तो आसमा का कजन है जो आसमा के पेरेंट्स के साथ आया था।
अफाक ने आसमा को 5 बार कॉल किया, लेकिन आसमा ने एक भी बार रिसीव नहीं किया। लेकिन बाद में आसमा की अपनी मदर से बात हुई है। ये चक्कर क्या है? आसमा के पेरेंट्स से दोबारा मिलना पड़ेगा। ये वही गर्ल्स हॉस्टल है जहां आसमा का इतना ब्रूटल रेप और मर्डर हुआ, पर पुलिस अभी तक इस केस में नाकाम नजर आ रही है। अब अफसोस करने का क्या फायदा? वक्त रहते अगर आसमा के पर काट दिए होते तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। चारों तरफ इज्जत का कचरा हो रहा है। आपको अपनी इज्जत की पड़ी, अपनी बच्ची का कोई दुख नहीं? दुख है मुझे, इसीलिए कोस रहा हूं तुझे। एक नहीं सुनती थी मेरी। पता नहीं वहां किस लड़के के साथ चक्कर चल रहा था उसका वहां। उसके साथ इतना कुछ हुआ और आप उसको ही... कहां जा रही हो तुम? मुझे अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना है और आपको ये साबित करना है कि मेरी बेटी गलत नहीं थी। गलत वो था जिसने मेरी बेटी के साथ... मैं आपसे अफवाक के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या आमना का और अफवाक का कोई इशू था? कैसी बातें कर रही हैं मैडम? भला अफाक का आसमा से क्या इशू होगा? देखिए, मर्डर वाली रात को अफवाक ने 5 बार आसमा को फोन किया था और उसने एक भी बार उसका फोन नहीं उठाया। और उन 5 मिस्ड कॉल्स के बाद उसकी बात आपसे हुई थी। क्या बात हुई थी? बस नॉर्मल बातें हुई थी। हाँ अम्मी, मैं ठीक हूँ और अच्छे से पहुंच गई थी। बस ठीक से रहना। तो अकेली रहती है ना तो दिल में फिक्र सी रहती है। आप मेरी टेंशन मत लो अम्मी। अच्छा अब्बू से बात करवाओ। अरे तेरा अब्बू तो बाहर टहलने गए हैं और फोन भी घर पर छोड़ गए। अच्छा, मुझे उनसे कुछ बात करनी थी, आएंगे तो फोन करवाना। अच्छा, ऐसी क्या बात है जो सिर्फ अब्बू से करनी है, मुझसे नहीं? ऐसा कुछ नहीं अम्मी, बस बात करनी थी कुछ। अब्बू आएंगे ना तो मेरी बात करवाना उनसे। उस दिन मैं जरा देर से टहल कर घर वापस आया। इन्होंने बताया था मुझे लगा रात काफी हो गई है, इसलिए अगले दिन फोन करूंगा ये सोचकर सो गए हम लोग। लेकिन ऐसी क्या बात होगी जो वो आपसे ही करना चाहती थी? मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम। देखिए, हमें पता चला है कि आसमा लिबरल थॉट्स की लड़की थी और शायद आपको उसकी इस बात से परेशानी भी थी। तो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हो? कैसी बातें कर रही है मैडम आप? मैं भला आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? मैं मानता हूं कि हमारी बेटी आसमा कुछ अलग ख्यालात की थी, लेकिन मैंने हमेशा उसको यही समझाया कि बेटा इस तरह की बातें सिर्फ बातें करने तक ठीक, कोई महान नहीं बनता इन बातों से, बल्कि दुनिया सबसे पहले दुश्मन ऐसे ही लोगों की बनती है। मैडम अब तो मुझे यकीन हो चला है कि मेरी बेटी ऐसी नफरत का शिकार हुई जिसमें लोग बस्ती की बस्ती जला देते हैं। वो तो फिर भी एक छोटी सी मासूम मेरी प्यारी सी बच्ची थी। ठीक है, मैं आता हूं। सर मैंने ब्रोथल में फील्डिंग लगाई तो एक टिंडा नाम के आदमी का मालूम चला। कौन टिंडा? ये आदमी है साहब। ब्रोथल में काफी आना जाना है इसका, काफी वहशी है ये आदमी। वो टिंडा है ना, दिमाग से एकदम सटका हुआ है। जो भी उसके साथ जाती है ना, उसका हालत खराब कर देता है। एक नंबर का जानवर है, जानवर। आप एक बार देख लो, हो सकता है ये वही सनकी आदमी हो जिसे आप ढूंढ रहे हैं। आसमा के पेरेंट्स से अफाक के बारे में बात की? सर, वो अफवाक पे कोई शक नहीं जता रहे और अफवाक से मैं खुद मिली थी ये जानने के लिए कि उसने उस रात आसमा को इतने सारे कॉल्स किए क्यों थे। मैम मैं उसे हॉस्टल छोड़ के घर आया तो ऐसे ही कॉल किया था, ये जानने के लिए कि सब खैरियत है कि नहीं। लेकिन उसके साथ कुछ ठीक हुआ नहीं और उसने तुम्हारे कॉल्स भी रिसीव नहीं किए। क्यों? पता नहीं मैम, मुझे लगा सो गए होगे। लेकिन तुम्हारे मिस्ड कॉल्स के बाद उसने अपनी अम्मी से भी बात करी, लेकिन तुम्हें कॉल बैक नहीं किया। कोई ना कोई वजह तो होगी ना, कहीं को छुपा तो नहीं रहा तुम हमसे? नहीं मैम, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। फिर भी इस अफाक के बारे में सब कुछ पता करो, हो सकता है कुछ छुपा रहा हो। और ये भी पता करो कि मर्डर की रात ये कहाँ था। ओके सर। मैं कमिंग सर। सर, हमारे खबरियों से इस तेजस उर्फ टिंडा नाम के आदमी की इंफॉर्मेशन मिली है। सर, इसके बारे में जो भी पता चला उस हिसाब से शक किसी के ऊपर जाता है। सर, मैंने चेक किया, मर्डर वाली रात इसका फोन हॉस्टल वाले एरिया में ही एक्टिव था। उठाओ इसे। यस सर। मुझे क्यों लाए साहब? मैंने कुछ नहीं किया। तू क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता सब पता लगा लिया हमने। आसमा के ऊपर बुरी नजर थी ना तेरी? साहब मैं किसी आसमा वासमा को नहीं जानता साहब।
और उस रात तो मैं किसी और आइटम के साथ था। किसके साथ था? उमा साहब प्रोस्टिट्यूट है। मैं मानता हूँ साहब, मैं ऐसा ही हूँ, सिर्फ प्रोस्टिट्यूट्स के साथ ही सोता हूँ। लेकिन साहब आज तक मैंने कभी किसी आम लड़की के ऊपर बुरी नजर नहीं डाली साहब। टिंडा के पैर के साइज क्राइम सीन पर मिले फुटप्रिंट के साइज से मैच कर रहे हैं। लेकिन सर ये टिंडा बहुत मोटी चमड़ी का है, बहुत तोड़ा लेकिन फिर भी कुछ नहीं उगला। इस टिंडा का भी डीएनए और हैंडराइटिंग सैंपल लो। सर सर आज सुबह संत नगर पुलिस ने विक्रमपुर एरिया से एक अज्ञात गाड़ी जब्त की है। ये देखिए सर, ये विनय नाम के एक आदमी की गाड़ी है जो संत नगर में रहता है। सर उसने अपनी गाड़ी चोरी होने की कंप्लेन लिखवाई थी और सर ये गाड़ी उसी शाम चोरी हुई है जिस रात आसमा का मर्डर हुआ है। और इस गाड़ी का कलर उस कार के कलर से मैच करता है जो गर्ल्स हॉस्टल के बैक साइड में देखी गई थी। ये गाड़ी चुराई गई संत नगर से, जो उस हॉस्टल से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कोई इतनी कम दूरी तय करके कार चुराने के बाद मर्डर करने क्यों आएगा? मेरा मतलब है चोरी की हुई कारें ज़्यादातर लूट और रॉबरी में इस्तेमाल होती या फिर लाश डंप करने के लिए। लेकिन यहाँ तो रात भर लाश भी उस हॉस्टल में थी और अगली सुबह तक ये कार भी वहीं थी। और अगर ये कत्ल इसी कार चुराने वाले ने किया है तो ये इतनी देर वहाँ क्यों रुकेगा? लेकिन सर हम किलर को सरफिरा भी तो समझ रहे हैं। हो सकता है ये चोर वही हो जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, संत नगर पुलिस के टच में रहो और पता करो कि ये कार चुराने वाला कौन हो सकता है। और हॉस्टल एरिया का डंप डाटा स्टडी करो, हो सकता है वहाँ से कोई सस्पिशियस नंबर सामने आए। यस। आपने अफाक को आसमा के साथ हॉस्टल क्यों भेजा था? अभी अचानक तुमने अजीब सा सवाल क्यों पूछा? सवाल तो ये है कि आसमा आपसे क्या बात करना चाहती थी जो उसने मुझे नहीं बताई, या आपने अफाक को कुछ बोला जो मुझे नहीं बताया? हेलो, पुलिस आपको गुमराह कर रही है। क्या? वो आसमा के कातिल को जानती है लेकिन उसको बचा रही है। किसको बचा रही? और आप कौन बोल रहे हैं? मैं जो कोई भी हूँ आपका शुभचिंतक हूँ। आसमा का रेप और मर्डर शांतनु ने किया है। शांतनु? कौन शांतनु? बिजनेसमैन गुरुदत्त का बेटा शांतनु। शांतनु का एक दोस्त भी है जो उसके साथ मिला हुआ है। सर मर्डर वाली रात एक अनिरुद्ध नाम के लड़के का फोन हॉस्टल वाले एरिया में एक्टिव था और ये अनिरुद्ध सुप्रिया के काफी टच में था। इस सुप्रिया पर मुझे शुरू से ही शक था। सुप्रिया और अनिरुद्ध दोनों को उठा के लाओ। सर मैं कमिन सर। कमिन। सर आसमा रेप और मर्डर केस में मीडिया ने हंगामा मचा रखा है सर। न्यूज आ रही है टीवी पे। चलो टीवी चलाओ। हम पहले पुलिस पर भरोसा कर रहे थे लेकिन अब हमारा भरोसा उन पर से उठ। लेकिन आपका पुलिस पर से भरोसा क्यों उठ गया? कि पुलिस मेरी बेटी के कातिल को बचा रही है। आसमा को न्याय दो! समा। सर शर्मा। आसमा को न्याय दो! न्याय दो! न्याय दो! आसमा को न्याय दो! न्याय दो! न्याय दो! We want justice! We want justice! आसमा को न्याय दो! न्याय दो! न्याय दो! We want justice! We want justice! आपको कोई गलतफहमी हुई है? कोई गलतफहमी नहीं हुई है मैडम। लेकिन आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि हम किसी को बचा रहे हैं? आखिर वजह क्या है? आसमा का रेप और मर्डर शांतनु ने किया है। शांतनु? कौन शांतनु? आप उस बिजनेसमैन के बेटे शांतनु को बचा रहे हैं। शांतनु? मैम इस शांतनु अनिरुद्ध का दोस्त है जिसका नंबर हमें सुप्रिया के कॉल रिकॉर्ड से मिला था। वो मर्डर वाली रात शांतनु का नंबर भी हॉस्टल वाले एरिया में ही बंद था। लेकिन उस पीसीओ से फिरोजा को किसने फोन किया था ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। एक काम करो, अनिरुद्ध, शांतनु और सुप्रिया इन तीनों को लेकर आओ और पीसीओ पे भी जाके आओ। ओके मैम। तो अनिरुद्ध और शांतनु तुम लोग उस रात हॉस्टल गए थे या नहीं? हाँ सर, ये दोनों गर्ल्स हॉस्टल में आए थे लेकिन सर ये लोग मुझसे और मेरी फ्रेंड से मिलने आए थे। उस रात हॉस्टल में ज्यादा लड़कियां नहीं थी इसीलिए हमने पार्टी प्लान किया था। मैंने आसमा को भी इनवाइट किया था सर। व्हाट? तू उन लोगों को यहाँ बुला रही है? पागल हो गई सुप्रिया? किसको पता चला ना तुझे यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन उसने आने से मना कर दिया। फिर हम लोग दूसरे रूम में पार्टी कर रहे थे। तुम्हारे हॉस्टल में मेल्स के आने पर पाबंदी है, है या नहीं? तो तुम लोग हॉस्टल में कैसे घुसे, वो भी इतनी रात को? उसके बाद हम लोगों ने 2 घंटे तक एंजॉय किया और उसके बाद शांतनु और अनिरुद्ध दोनों चले गए थे सर। उसके बाद सच में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही सो गई थी। तुम चुप रहोगे? तुम्हें क्या लग रहा है हम तुम्हारी बातों में आ जाएंगे? तुम इन्हें बचा लोगी?
बोलो तुम लोग, साफ साफ बोलो, उस रात हॉस्टल में क्या हुआ था? सर हमने आसमा के साथ कुछ भी नहीं किया है सर, बिलीव अस। सर मैं मानता हूं कि हमने गलती की, लेकिन हमने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने अनिरुद्ध और शांतनु के डीएनए और हैंडराइटिंग सैंपल्स लेने के लिए बोल दिया है। माना है तीनों झूठ बोले, लेकिन वो आदमी कौन होगा जिसने पीसीओ से फोन करके फिरोजा को शांतनु के बारे में बताया? सर मैं उस पीसीओ पे भी गया था, वहां कोई सीसीटीवी नहीं था, और उस पीसीओ पे यह भी नहीं पता चल पाया कि ये कॉल किसने किया होगा। हमारी रडार पर सिर्फ शांतनु नहीं बल्कि अनिरुद्ध, सुप्रिया, हॉस्टल वार्डन सुनीता, सुनीता का भाई रमन और टिंडा भी शामिल थे। इन सबको हम स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट मान रहे थे, लेकिन सवाल यह था कि वो गुमनाम कॉलर कौन था जिसने आसमा की अम्मी को फोन करके सिर्फ शांतनु को आसमा का गुनहगार बताया था, जिसकी वजह से आसमा की अम्मी ने एक ऐसा जज्बाती कदम उठाया और उस कदम को मीडिया ने इतना उछाला कि लोग अब हमारी काबिलियत पर ही शक करने लगे थे। मुझे इस केस से हटाने की मांग उठने लगी थी, लेकिन मेरे सीनियर ने मेरा साथ दिया और अब मैंने तय कर लिया कि मुझे ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना है। हमने सारे सस्पेक्ट्स को बारीकी से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। अफवाक के बारे में कुछ बातें मालूम चली हैं सर। आसमा के अब्बू अफवाक से आसमा की शादी कराना चाहते थे, लेकिन आसमा को अफवाक बिल्कुल पसंद नहीं था, और इसी सिलसिले में मैं उसके अम्मी और अब्बू से भी मिली थी। आसमा पहले भी अपने अब्बू को मना कर चुकी थी कि वो अफाक से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी इन्होंने जानबूझ के अफाक को आसमा के साथ हॉस्टल भेजा। नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस ये चाहता था कि अफाक और आसमा एक दूसरे को जान लें, समझ लें, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ मैडम, अफाक ने आसमा के साथ कुछ भी गलत नहीं किया होगा। आसमा की फैमिली काफी कंजर्वेटिव है सर, और आसमा आजाद ख्यालों की लड़की थी। आसमा की अम्मी ने हमें यह भी बताया कि आसमा को लगता था कि अफाक भी उसके पेरेंट्स की तरह कंजर्वेटिव ही होगा, और उसने अपने पेरेंट्स के सामने अफाक को साफ साफ मना भी कर दिया था। अफाक को मैंने हमेशा भाई की नज़र से देखा है, लेकिन अब आप कह रहे कि मैं शादी कर लूं? मैं अफाक से शादी नहीं करना चाहती। अगर कोई और पसंद है तो वो भी बता दे। अगर कोई और पसंद होता तो मैं बता देती, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। फिर भी इस अफवाह को थाने में बुलाकर अच्छे से पूछताछ करो। राइट। मैं मानता हूँ आसमा मुझसे निकाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस दिन मैं उसके अब्बू की मर्जी से उसके साथ गया था। मैंने उसे उसके फैसले के बारे में दोबारा सोचने के लिए बोला। मुझे तुम्हारी सोच पसंद है, मैं तो खुद कदम से कदम मिला के चलना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। पर मेरे साथ कदम से कदम मिलाना आपके लिए आसान नहीं होगा। बहुत गुरूर था उसे खुद पे, साफ साफ मना कर दिया। और उसका गुरूर तोड़ने के लिए तूने उसे खत्म कर दिया। नहीं मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फोन तो करता था ना तू उसे, उसने तेरे फोन नहीं उठाए तो तूने वापस हॉस्टल पहुंचकर उसको खत्म कर दिया। मैम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैम मैं तो उससे प्यार करता था, मैं क्यों करूंगा ऐसा? मैम लेके जाओ इसको, इसका हैंडराइटिंग और डीएनए सैंपल ले लेना। मैम मेरी बात मैम, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कम इन सर। कम इन। सर आसमा के मदर को जिस पीसीओ से कॉल किया गया था, वो मैंने उस एरिया के सीसीटीवी स्कैन किए, उसमें एक सस्पिशियस आदमी कैप्चर हुआ है। उठाओ इसे। सर। सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपने बेटे चिंटू को बचा रहा था सर। चिंटू ने ऐसा क्या किया? दरअसल चिंटू दुकान का सामान लेने हॉस्टल जाता था सर। वो बच्चा था इसलिए गार्ड भी उसे अंदर जाने देता था, लेकिन बचपने में वो आसमा को पसंद करने लग गया था। मेरे ही मोबाइल से उसने आसमा के कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। ऐसे छोड़ने वाला नहीं तुझे, 1 घंटे तक ऐसे ही खड़ा रहना। वीडियो रिकॉर्डिंग? कैसे वीडियो? नॉर्मल सा वीडियो सर, जो मैंने अब डिलीट कर दिए हैं। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं आप उसकी वजह से मेरे बेटे तक न पहुंच जाए, इसीलिए मैंने पीसीओ से झूठा कॉल किया था। आसमा का रेप और मर्डर शांतनु ने किया है। सर मुझे मालूम था कि शांतनु और उसका दोस्त हॉस्टल में जाते थे। मुझे शुरू से लग रहा था कि ये काम उन दोनों लड़कों ने किया है, इसीलिए सर मैंने ये सब वो किया। आसमा रेप और मर्डर केस में अब एक नाबालिग बच्चे चिंटू की कुछ ऐसी हरकतें सामने आई जिसने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया। लेकिन चिंटू के फादर ने जो शातिरपना किया था, उसे भी हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में जोड़ रहा था। हमने उसका डीएनए, हैंडराइटिंग सैंपल्स और फुटप्रिंट्स लिए, और आसमा के कजन अफाक के भी हम डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा हमारे हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लग रहा था। मैं एक अजीब सी गफलत में था। अक्सर यही सोचता रहता कि क्या हम सही डायरेक्शन में थे। ये केस मुझे लगातार झकझोर रहा। क्राइम सीन के मंजर मुझे रात भर सोने नहीं देते थे। ऊपर से मीडिया का प्रेशर इतना ज्यादा था
कि मेरे सीनियर्स ने इस केस को सॉल्व करने के लिए मेरे लिए एक डेडलाइन मुकर्रर कर दी। मैं अक्सर ये सोचकर परेशान हो जाता कि अगर मैं इस केस को सॉल्व ना कर पाया तो क्या उस मासूम बच्ची आसमा को कभी इंसाफ मिल पाएगा? मैं कमन सर? तबे सर, मैं उस कार चोर के बारे में पता कर रही थी तो पता चला है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में पिछले 25 दिनों में 20 गाड़ियां चोरी हुई हैं और इनमें से ज्यादातर गाड़ियां कुछ दिनों के गैप के बाद कहीं भी खड़ी मिल गई। 25 दिनों में 20 गाड़ियां? जी सर। मतलब तकरीबन हर रोज एक गाड़ी चोरी हो रही थी? यस सर। जिन एरिया से ये कार्स चोरी हुई है वहां कहीं कहीं चोर सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुआ है, लेकिन चेहरा कहीं भी क्लियर नहीं है। ये देखिए सर, यहाँ कहीं भी इसका चेहरा क्लियर नहीं है, लेकिन सर इसकी चाल में एक लचक है जो हर फुटेज में एक जैसी है। और सर हॉस्टल के बैक साइड के सीसीटीवी फुटेज में भी उस आदमी की चाल में ऐसी ही लचक दिख रही थी। और सर हो सकता है कि हॉस्टल के बैक साइड में जो कार देखी गई थी वो भी इसी ने चुराई हो और आसमा के मर्डर और रेप में भी इसी का हाथ हो। लेकिन सर ये दुबला पतला आदमी जो सही से चल नहीं सकता, सर ये कैसे हिम्मत करके हॉस्टल के अंदर घुसा होगा और उसने आसमा का रेप और मर्डर किया होगा? हो सकता है ये वो ना हो जिसकी तलाश हमें, लेकिन फिर भी कंफर्म करना जरूरी है कि उस रात ये गाड़ी यही वहां लेकर आया था। हॉस्टल के आसपास सब जगह पता करो, क्या उस रात कोई ऐसा आदमी देखा गया था जो इसकी तरह लगना कर चल रहा था? सर उस दिन सुबह 6 बजे एक आदमी आया था जो लंगड़ा के चलता था। उसके पास एक कार भी थी। उसने मेरे यहाँ बैठकर कई कप चाय भी पी थी। अच्छा, उस आदमी का स्केच बना सकते हो? जी साहब, बनवा सकता हूँ। मैम, चाय वाले ने जिस आदमी के बारे में बताया था उसका स्केच है। पता करो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या और इस स्केच को हर जगह सर्कुलेट करो, हो सकता है इसके जानने वाला कोई मिले। ओके मैम। सर जानता हूँ इसको, ये सखाराम है। सखाराम कहाँ रहता है ये? सर घर तो मालूम नहीं है, लेकिन आगे ये गैरेज है, वहाँ मैकेनिक का काम करता है। सखाराम, नहीं साहब, मैं मानता हूँ कि मैं गाड़ी चुराता हूँ, लेकिन सर मैंने किसी लड़के के साथ कुछ नहीं किया। हमने जब कार चुराई थी ना, वो उसी हॉस्टल के पास खड़ी हुई मिली है। सर वो तो मैं कहीं भी खड़ी कर देता था। सर दरअसल मेरे घर में एसी नहीं है और मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है सर मैं गाड़ी चुराता हूँ और कहीं ले जाके उसका एसी ऑन करके सो जाता हूँ और अगले दिन कहीं भी गाड़ी छोड़ देता हूँ सर। इसकी गर्मी दूर करो, खिलाओ इसको ठंडी ठंडी हवा। सर नहीं। इसका भी डीएनए और हैंडराइटिंग सैंपल्स लो। सर अब पुलिस ने आसमा रेप और मर्डर केस में एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया है जो ठीक से चल भी नहीं सकता और पुलिस सोच रही है ऐसा आदमी हॉस्टल की तीसरी मंजिल की खिड़की तक चढ़ा और आसमा के साथ रेप और मर्डर किया। क्या पुलिस ऐसे आदमी को अंदर करके वाकई किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही? मैं कमिंग सर? सर सखाराम भी कुछ नहीं उगल रहा है और शांतनु और अनिरुद्ध का डीएनए आसमा की बॉडी पे मिले डीएनए से मैच नहीं करता। और चिंटू के फादर का डीएनए? सर उसकी डीएनए की रिपोर्ट आने वाली है। मैं कमिंग सर? मैंने सखाराम के बारे में पता किया सर। अब तेरा नाटक खत्म। रिपोर्ट आ गई है, तेरा डीएनए मैच हो गया। अब अगर एक भी झूठ बोला ना तो तेरी हड्डी पसली कर दूंगा। सर मैं अपनी बीवी से तंग आ गया था, इसलिए मुझे हर औरत से नफरत हो गई थी। फिर एक दिन मुझे वो लड़की दिखी, वो मुझे पसंद आ गई थी सर। उसके बाद मैं उसके पीछे पीछे हॉस्टल गया। मालूम चला कि हॉस्टल बंद है और सारी लड़कियां छुट्टी पर गई। जब छुट्टियां खत्म हुई तो उसके बाद मैं उस रात वहाँ पहुँचा।
उसकी लाश के साथ लाश के साथ बॉडी पर छाया पर लिखा। क्यों? सर ऐसे सर उस रात जिसकी गाड़ी चुराई थी वो छायापुरी पत्री का मालिक था। मुझे नाम पसंद आया इसलिए लिख दिया और सर जो कुछ मेरे दिल में था वो मैं लेटर पे लिखा और चला गया। अब बोल रहे थे ना कि मेरी बेटी का वहां किसी लड़के के साथ चक्कर। देख लिया ना क्या सच सामने आया। मैं तुमसे माफी मांगता हूं फिरोजा। मैं कभी आसमा को समझ ही नहीं पाया। आसमा रेप और मर्डर केस का मेन एक्यूज सखाराम फिजिकली डिसेबल्ड था, इसलिए मीडिया उसकी इस कमजोरी का वास्ता देकर उसके बचाव की बातें कर रही थी। लेकिन जब सच्चाई सामने आई उसने सबको हैरान करके रख दिया। सखाराम ने ना सिर्फ आसमा का कत्ल किया बल्कि वो घायल आसमा को 100 मीटर तक घसीट कर ले गया, उसके साथ दरिंदगी करता रहा। लेकिन हॉस्टल में मौजूद किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी, किसी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। जबकि उस रात हॉस्टल में सखाराम के अलावा वार्डन सुनीता का भाई रमन और सुप्रिया के दोस्त अनिरुद्ध और शांतनु भी मौजूद थे, जो गलत तरीके से हॉस्टल में दाखिल हुए थे, जिससे साबित होता है कि आसमा एक ऐसे प्रमाइसिस में रह रही थी जहां पर सिक्योरिटी ताक पर थी। इसलिए उस रात आसमा के साथ जो भी हो उसमें हॉस्टल के स्टाफ के साथ साथ बाकी लोग भी जिम्मेदार हैं। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर आसमा की कहानी आप सभी को बताकर मेरा मकसद ये बताना है कि आसमा की मौत से सिर्फ उसके परिवार को गहरा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ये नुकसान हमारे पूरे समाज का नुकसान, क्योंकि हमने आसमा को खोकर एक ऐसी टैलेंटेड और सेंसिटिव शख्सियत को खोया है जो अपनी सोच से एक प्रगतिशील समाज के निर्माण का मादा रखती थी। उम्मीद है आसमा की कहानी हम सबको एक सबक देगी, जिससे हम अपने मुल्क की बेटियों को एक महफूज और बेहतर समाज दे पाएं। अब मैं आदिल खान आपसे इजाज़त लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।